जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारी पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज करेंगे। जिससे आपको क्या फायदा होगा? पहला कि आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। दूसरा, आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में। तो आज जो हम सब्जेक्ट लेके आए हैं तो वो होने वाला है हमारा पॉलिटी। इसके हम पीवाईक्यूज करेंगे टॉप 25। तो चलो शुरू करते हैं। तो जिसमें ये आता है हमारा सबसे पहला पीवाईक्यूज। ये आप देख पा रहे हो कि हमारा ये अटर्नी जनरल को लेके है। ये पूछ रहा है, अटर्नी जनरल को लेके कुछ बातें पूछ रहा है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी बातें सही हैं। तो सबसे पहला, शी और ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमें पता है जो अटॉर्नी जनरल होता है वो केंद्र सरकार का वकील होता है। वो केंद्र सरकार का पक्ष रखता है अलग अलग अदालतों में, किसी भी अदालत में सरकार की तरफ से लड़ता है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफिसर माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी, ही हैज अ राइट टू स्पीक इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट एनी राइट ऑफ वोट। तो हमें पता है इसको काफी सारी किसी एमपीज की प्रिविलेज के बराबर ही इसको प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसको बोलने का अधिकार होगा, लेकिन वो उस हाउस का मेंबर नहीं है, तो वोट डालने का बिल्कुल अधिकार नहीं होगा उसके पास। तो ये दोनों बातें सही हैं। तीसरा, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल हमें पता है अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं और इसको हटा भी सकते हैं प्रेसिडेंट जब मन चाहे। इसको ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली है, ठीक है। और इसका ऐसा कोई टेन्योर भी नहीं होता कि इतने साल रखना है। जब मन चाहे इसको अपॉइंट करते हैं, जब मन चाहे तो हटा सकते हैं। बस कुछ शर्तें होती हैं कि अपॉइंट करने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक होना चाहिए। ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर लास्ट, ही शी और ही इज अ होल टाइम काउंसिल टू द गवर्नमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि सरकार का एक वकालत करेंगे ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये चारों बातें सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसकी चारों स्टेटमेंट सही है हमारी अटॉर्नी जनरल के बारे में। अगला, मनी बिल। मनी बिल इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि इसमें पूछ रहा है, इफ इन द पासिंग ऑफ मनी बिल द राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर इन दैट इट शैल रिटर्न द बिल विद और विदाउट एनी रिकमेंडेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ। कितने समय में उसे बिल वापस करना पड़ेगा, चाहे पास करो, मना करो, रेकमेंड करो, तो उसके पास गिनती के 14 डेज होते हैं। 14 डेज के अंदर ही उसको अपने रिकमेंडेशन या बताना पड़ता है कि उनको ये एक्सेप्टेड है बिल या नहीं। फिर इसके बाद ये हमारा फंडामेंटल राइट्स को लेके, फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के बारे में पूछा है, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, फ्रीडम्स अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट। हमें पता है सिर्फ यही इस आर्टिकल के अंदर ही नहीं, कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट हो एब्सोल्यूट नहीं होता, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल। बिल्कुल सही है। ये मैंने बताया ना, एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती होती तो एब्सोल्यूट होता। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन ये आया हमारा शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आता हुआ देखने को मिलता है। अब शेड्यूल्स का भी एक आसान सा तरीका होता है याद करने का, जिसकी एक ट्रिक होती है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। वो उससे करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो वहीं पे अगर हम उस ट्रिक से भी करेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इन विच शेड्यूल, इसमें से कौन से शेड्यूल में प्रोविजन दे रखे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब डिफेक्शन का बेसिकली हमारा 10th शेड्यूल है, वो ही हमारा डिफेक्शन के बारे में बताता है कि अगर आप डिफेक्ट करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है इन सर्टेन कंडीशंस में, जो हमारी 10th शेड्यूल के अंदर लिखी मिलती है हमको। फिर हमारा अगला क्वेश्चन अब ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट विद वॉज आर्टिकल 51A रिलेटिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट से डाला गया था? ये हमको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इंदिरा गांधी ने डाली थी और ये हमारी 42nd अमेंडमेंट ने डाली थी। तो ये हमेशा याद रखना, 42nd एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बहुत सारी अमेंडमेंट कर दी थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये बोला जा रहा है, कई बार इसको ऐसे भी बताया गया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ बढ़ रही थी इंदिरा गांधी। तो इसीलिए 42 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। और उसी के बाद 44th अमेंडमेंट, जो काफी सारी खराब चीजें इंदिरा गांधी लेके आई थी अमेंडमेंट से, उसको हटाया गया या वापस लिया गया था। तो ये दोनों अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। फिर अगला, ये भी हमारा क्या है, ये तो जनरल क्वेश्चन, क्या ये जीके का भी क्वेश्चन कह सकते हो चाहो तो इसे, लेकिन हमारा पॉलिटिकल उसके अंदर तो पढ़ते ही है हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्टेड और रिस्पेक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। बताओ अभी करेंटली कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो करेंटली हमारी 28 स्टेट्स हैं और 8 ही
यूनियन टेरिटरी है। पहले 9 होती थी, लेकिन उन्होंने मर्ज कर दिया था हमारी दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली को। ये पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, लेकिन इसको बाद में मर्ज कर दिया गया। और इन 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर याद रखना, जम्मू कश्मीर और हमारा लद्दाख वो भी यूनियन टेरिटरी है इस टाइम, तो उसको मिला के ये 8 है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर अगला, फिर से हमारा ये किसके ऊपर है, ये हमारा आर्टिकल 46 डीपीएसपी है। तो ये बात ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स और हमारा डीपीएसपी, इनके जितने भी आर्टिकल हैं आपको नंबर से याद होना चाहिए कि उन आर्टिकल में क्या लिखा है। उनमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि आर्टिकल दे देंगे, बताओ उसमें लिखा क्या है। तो जैसे हमारा आर्टिकल 46 है, उसमें क्या लिखा है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। तो इसका आंसर यही था। यहाँ पे SC ST और OBCs के बारे में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, प्रमोट करने की बात कही गई थी। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A। अभी हमने देखा था कि इसको इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट पे डाला था। तो आर्टिकल 51A में क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये तीनों आपके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट रहती है। आपको हर साल एक ना एक क्वेश्चन इन तीनों में से कहीं ना कहीं मिले, मतलब इन 3 में से 2 क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट इन तीनों में से किसी एक पे मिल जाएंगे पॉलिटी से। ठीक है, फिर अभी आता है हमारी यूनियन के बारे में। यूनियन में ये क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमें पता है लोकसभा में एक चेयरमैन होता है, मतलब जो कुर्सी पे बैठा होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसको हम स्पीकर कहते हैं। वही राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको हम चेयरमैन कहते हैं। अब स्पीकर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं देखते हैं। इसमें से ये पूछ रहा है कौन सी पावर नहीं है, तो पहला देखते हैं, स्पीकर शैल प्रिसाइड ओवर द हाउस ऑफ द पीपल। करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें पता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। स्पीकर विल कास्ट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस इन द हाउस। अब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर कभी भी किसी बिल पे चर्चा हो रही है तो स्पीकर वोट नहीं डालता। स्पीकर तभी वोट डालेगा जब दोनों साइड के वोट बराबर हो जाएंगे, 50% यस में बोलेंगे, 50% नो में, तब अपना कास्टिंग वोट डाल सकता है स्पीकर। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डालता। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट तब डालता है जब एक रेजोल्यूशन चल रहा हो उसको निकालने के खिलाफ ही, तब वो सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डाल सकता है, लेकिन उस समय वो कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता। तो ये फर्क ध्यान रखना और यही होगा इसका आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना है इन चीजों को लेके। फिर अगला है हमारा, विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही, ये भी हमें पता है 42nd अमेंडमेंट से ही इंदिरा गांधी ने डाले थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ओरिजिनली नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। अगला, द प्रीएम्बल स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, प्रीएम्बल हमारे एक तरीके से ऑब्जेक्टिव ही बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तीसरा, द प्रीएम्बल इज एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इनकरेक्ट, प्रीएम्बल को एनफोर्स नहीं करा सकता कोर्ट में। हम कोर्ट में बेसिकली सबसे ज्यादा जो एनफोर्स करा सकते हैं एज अ सिटीजन वो फंडामेंटल राइट्स ही होते हैं हमारे, लेकिन प्रीएम्बल को वैसे भी आप एनफोर्स नहीं करा सकते कोर्ट में ले जाके। तो यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का पार्ट क्या क्या होते हैं। अब जनरली लोगों को लोकसभा राज्यसभा तो पता होता है, हाउस ऑफ द पीपल को ही लोकसभा कहते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट को ही राज्यसभा कहते हैं। अब जनरली सबको लगता है कि पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा राज्यसभा है, लेकिन नहीं, प्रेसिडेंट भी उसका हिस्सा होते हैं। तो कभी भी किसी बिल को कानून बनना है तो उसको तीनों से मंजूरी चाहिए, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, और लास्ट में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए, तभी वो बिल हमारा कानून बनता है। तो इसका आंसर हमारा ऑल होगा। ठीक है, फिर अगला दोबारा फंडामेंटल राइट्स है ही। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द कंप्लीट इक्वालिटी फॉर मेन एंड वुमेन। बेसिकली राइट टू इक्वालिटी के बारे में पूछ रहा है, कहाँ लिखा है। तो राइट टू इक्वालिटी का जो हमारे आर्टिकल है, तो बेसिकली हमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, 14 से लेकर 18 तक, इन चारों आर्टिकल्स के अंदर राइट टू इक्वालिटी के बारे में लिखा है और राइट टू इक्वालिटी की ही बात करते हैं। तो बेसिकली 14, 15 में ही स्पेसिफिकली लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करी गई है, आर्टिकल 18 में टाइटल्स को अबॉलिश करने की बात करी गई। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोबारा फंडामेंटल राइट्स को लेके। अब यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो अवेलेबल है सिर्फ सिटीजन को ही, मतलब ये फंडामेंटल राइट सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ
जो भारत के नागरिक हैं उनको ही मिलेगा। तो हमें पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच वो सिर्फ भारत के नागरिक को ही मिलती है। अब कोई बाहर से आके विदेशी इंडिया में आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकता या गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दे या बोले कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार सिर्फ हमारा किसको मिलता है, इंडियंस को ही, इंडियन सिटीजन को ही। और वो जो हमारा आर्टिकल 19 था वो काफी बड़ा आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, और या फिर फ्रीडम टू डू अ प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये सिर्फ इंडियंस को ही मिलती है। फिर अगला हमारा दोबारा डीपीएसपी को लेके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी। ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी वर्ड्स होते हैं, इनके चक्कर में आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ये नहीं करना। इसमें पूछा है नॉट इनमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 है, बिल्कुल डीपीएसपी है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी हमारा डीपीएसपी है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ, ये बिल्कुल डीपीएसपी नहीं है, बल्कि जो हमारे डीपीएसपी है वो तो इसके अगेंस्ट बोलता है, वो यूसीसी की बात करता है, और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्सनल लॉ के अगेंस्ट माना जाता है, तो बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा। और सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 में हमें देखने को मिलता है डीपीएसपी में। फिर अगला ये क्या है, राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है कि बताओ आप कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है राज्यसभा के बारे में। तो पहला, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। तो ये हमें पता है राज्यसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं उनके लिए वोट कौन डालता है, हमारे एमएलए वोट डालते हैं हर स्टेट के। तो हर स्टेट की जितनी सीटें मिलती हैं वहां के एमएलए वोट डालते हैं, तब जाके हमारे राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। फिर तो ये स्टेटमेंट तो सही है। द इलेक्शन फॉलोज द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, हमें पता है इसी के कारण उनके मेंबर्स का टेन्योर 6 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती, परमानेंट बॉडी है। तो अगली स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ परमानेंट बॉडी, सही है, बट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं हो सकती, प्रेसिडेंट भी डिसॉल्व नहीं कर सकता राज्यसभा को, वो हमेशा परमानेंट बॉडी ही रहेगी। तो इसलिए इसका आंसर डी ही होगा हमारा। फिर अगला आर्टिकल 352, अब इमरजेंसी का है ये आर्टिकल, बेसिकली यहाँ पे जनरल इमरजेंसी की बात कर रहा है। अब इमरजेंसी के 3 आर्टिकल हमेशा याद रखना है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, जनरल इमरजेंसी, इमरजेंसी कहीं भी लिखा हो तो हमारा आर्टिकल 352 में लिखा है। फिर एक आता है हमारा आर्टिकल 356, उसमें प्रेसिडेंट रूल के बारे में, राष्ट्रपति शासन, वो बताया गया उसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आता है 360 जो हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, वो ध्यान रखना। ये 3 एटलीस्ट ब्रॉड आर्टिकल ध्यान रखना, क्योंकि इसी पे ही काफी बार क्वेश्चन आ रखे हैं, तो भले डिटेल में ना पढ़ो, एटलीस्ट उतना तो पढ़ लेना। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इसमें पूछ रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन होते हैं ना, उसमें आपको एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं। तो उसमें से पूछना है कि इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए किसकी रिकमेंडेशन पे हटाया जा सकता है। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड कर देता है राष्ट्रपति को कि इनको हटा दिया जाए, तो उनको हटा दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसको हटाने के लिए वही तरीका चाहिए होता है जो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका लगता है। अब उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। अब ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, प्रीएम्बल से एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार वही आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं। प्रीएम्बल में आएगा क्या, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी कब ऐड हुआ, कौन से साल में ऐड हुआ, बस यही चीजें आई जा रही है बार बार, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। और ये हमें पता है कि 42nd अमेंडमेंट से ही इंदिरा गांधी ने ऐड करे है, ठीक है। तो मैं बस आपको इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए क्वेश्चन डाल देता कि आपको पता चलेगा कि प्रीएम्बल जरूर पढ़ना है, और ज्यादा पढ़ने में नहीं लगेगा क्योंकि कुछ ही चीजें पढ़नी है। फिर इसमें क्या है, जुडिशरी के ऊपर, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, अब अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, ये ध्यान रखना, लेकिन चूज प्रेसिडेंट नहीं करते, चूज हमारा सुप्रीम कोर्ट ही करता है, एक कोलिजियम करता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मिलकर चुनते हैं कि इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। फिर वो रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं।
तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, चूज हमारी कोलिजियम करता है सुप्रीम कोर्ट का। फिर ये हमारा सीएजी के बारे में, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनके बारे में पढ़ना, जैसे अटॉर्नी जनरल हमने देख लिया, सीएजी पे मिल गया, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे सीएजी के बारे में पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट जरूर देखा करना कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो देखते हैं, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन द सेम वे एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है, सीएजी को भी काफी सारी प्रोटेक्शन मिल रखी है। अगला, सीएजी इज एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ही सीज टू होल्ड हिज ऑफिस। जब सीएजी रिटायर हो जाएगा तो क्या उसको सरकार में नौकरी दे सकती है? तो बिल्कुल नहीं दे सकती, कोई अपॉइंट कहीं और अपॉइंट नहीं कर सकती, ठीक है। ये फिर उसकी न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चन कर देगा कि उसको जानबूझ के सरकार के फेवर में पॉलिसीज बनाएगा या रिपोर्ट्स तैयार करेगा ताकि उसको आगे नौकरी मिल जाए, इस लालच में रहेगा। तो इस न्यूट्रलिटी प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए ये क्लॉज डाल रखा है कि उसको आगे कहीं अपॉइंट नहीं करा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। अब हमें पता है इंडिया में इलेक्शंस कौन ही कराता है, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो यही होगा इसका आंसर, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही हमारे सारे इंडिया में इलेक्शन कराता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो हमारा हर राज्य का अपना इलेक्शन कमीशन होता है, जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं, वो कराता है। लेकिन जो ओवरऑल लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके इलेक्शन हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। फिर उसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हमें पता है राइट टू इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है 14 से लेकर 18 तक। फिर राइट टू फ्रीडम भी हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 से लेके। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 23 एंड 24। लेकिन राइट टू सिटीजनशिप ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो हमारा यही आंसर होगा। फंडामेंटल राइट्स पे देखो आपको बार बार क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि फंडामेंटल राइट्स जरूर पढ़ना है, उस पर आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन हर साल, ठीक है। फिर एक ये टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, ये जरूर पढ़ने हैं आपको, अमेंडमेंट्स। वैसे तो आपको टोटल 106 107 अमेंडमेंट देखने को मिल जाएंगे, आज तक इतने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन मुश्किल से आपको 10-12 ही अमेंडमेंट पढ़ने पड़ेंगे, और आपको उन्हीं 10-12 अमेंडमेंट से ही हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उससे बाहर कभी देखने को नहीं मिलेंगे, रेयरली मिलेंगे शायद, वरना उसके वही इंपॉर्टेंट कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें अमेंडमेंट पूछ रहे हैं और उस अमेंडमेंट में क्या चीज़ हुई वो पूछ रहे हैं। तो जैसे हमारा 52nd अमेंडमेंट, 10वां शेड्यूल लाया गया था 52nd अमेंडमेंट से, डिफेक्शन वाला, आपको याद हो जो मैंने बताया था, तो वो यहाँ पे हमारे एक आंसर होगा 4, तो यानी कि सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब उसके बाद 73rd अमेंडमेंट पंचायत आई थी इससे, तो किस में पंचायत के बारे में लिखा है, ये हमारा 3 पंचायती राज, तो बी का होना चाहिए 3, A4 और B3, तो हमारा ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा। बाकी बचा हुआ 61st अमेंडमेंट, इससे क्या किया गया था, हमारी वोटिंग एज कम करी गई थी, 21 से 18 साल कर दी गई थी। फिर उसके बाद 86 अमेंडमेंट, उससे हमारे एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद एक है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। फिर से नॉट करेक्ट पूछ रहा है, किसके बारे में, हमारे पार्लियामेंट के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पार्लियामेंट के बारे में। तो पहला, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। अभी हमने देखा था कि पार्लियामेंट तीनों होती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। जब तक तीनों से पास नहीं होगा कोई बिल, वो हमारा कानून नहीं बनेगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब फिर देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द लोकसभा, अब ये इनकरेक्ट है, लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, तो हमारा इनकरेक्ट है, तो यही आंसर होगा। पर फिर भी बाकी की स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, बिल्कुल करेक्ट, हमने अभी देखा था। फिर सम मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लिटरेचर की फील्ड में, सोशल सर्विस की फील्ड में, साइंस की फील्ड में अगर उसको एक्सपीरियंस है तो वो किसी इस व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा काफ़ी सारे, इवन सचिन तेंदुलकर भी नॉमिनेट हुए थे राज्यसभा में जाने के लिए। ऐसे काफ़ी सारे हमें स्पोर्ट्स पर्सन या कोई दूसरी फील्ड से भी एक्सपर्ट है तो वो हमें देखने को मिलते हैं।
अभी जैसे सुधा मूर्ति हमें देखने को मिलती है राज्यसभा में, वो भी एक नॉमिनेटेड पर्सन ही है। फिर उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी किसके बारे में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट वाली स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला, अ पर्सन अबव द एज ऑफ 35 ईयर्स इज एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट की एटलीस्ट मिनिमम एज होती है क्राइटेरिया कि आप 35 के होने चाहिए, तब आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हो। उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर मोर देन वन टर्म। तो बिल्कुल जो कोई भी राष्ट्रपति है एक बार चुन के आ गया तो दोबारा चुन के आ सकता है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 2 बार 3 बार, जैसे अमेरिका में देखने को मिलती है कि कोई व्यक्ति 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं बन सकता। इंडिया में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इंडिया में उसके बावजूद भी सिर्फ एक ही व्यक्ति है तो सिर्फ 2 बार चुन के आया है, वरना जनरली जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं उनका एक ही टेन्योर रहा है, और वो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जो 2 बार चुन के आए थे। बाकी सारे प्रेसिडेंट हमें एक ही एक टर्म ही देखने को मिली है। फिर अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ इट होल्ड्स द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल, अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये स्पेसिफिकली क्राइटेरिया लिख रखा है। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं हमारे सारे पीवाईक्यू समाप्त। इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली पीवाईक्यू सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।